गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी जो यूनिट कंटिन्यू रनिंग में है एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है। इस इकोलॉजी वाली यूनिट में जो टॉपिक अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। आज बच्चों उस चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखो बच्चों, जो ये टर्म है, टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट, टर्म कौन सी है बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिराइव्ड फॉर्म्ड प्रोसेस अकर इन ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टर्म है वो डिराइव्ड हुई है एक प्रोसेस से जो किस में पाई जाती है? ग्रीन हाउस में। और बच्चों एक ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस एक स्मॉल ग्लास हाउस माना जा सकता है जिसका यूज किया जाता है, यूज फॉर ग्रो प्लांट्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, एक स्मॉल ग्लास हाउस का यूज किया जाता है जिसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? ग्रीन हाउस। देखो ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं, सपोज ये जैसे मान लो ग्लास से बना हुआ छोटा सा हाउस है। ऐसे मान लो बच्चों इसमें ये प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट ये मान लेते हैं अपन ग्लास हाउस। अब बच्चों होता क्या है कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट की एंट्री तो हो जाती है, मतलब ये जो ग्लास हाउस है ये अलाउ करता है, ग्लास हाउस अलाउ करता है एंट्री ऑफ सनलाइट। सनलाइट की इसमें से एंट्री हो जाती है। अब उस लाइट की वजह से ये ग्लास हाउस क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीट जनरेट होगी। और वो जो हीट होती है डू नॉट एस्केप आउटसाइड, लेकिन वो हीट जो होती है वो बच्चों बाहर नहीं जा पाती है। मतलब ये ग्लास हाउस जो होगा वो सनलाइट की एंट्री को तो अलाउ करेगा, लेकिन उस लाइट की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट जो जनरेट हुई है वो वापस बाहर नहीं जा पाएगी। उसकी वजह से बच्चों इस ग्लास हाउस में टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और विंटर सीजन में इजीली प्लांट ग्रो कर पाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसी को कहा गया है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? जैसे अगर अपनी जैसे कार है और उस कार को कुछ आवर्स के लिए अपन धूप में पार्क कर दें, ठीक है, तो कार भी बच्चों थोड़े टाइम के बाद अंदर से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो वैसा ही है, जो कार की विंडो के ग्लास हैं उन ग्लास से सनलाइट की एंट्री तो होती है, लेकिन अंदर से जो हीट है वो हीट बाहर नहीं आ पाती। उसकी वजह से बच्चों जो कार है वो कार क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा ही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ध्यान देना बच्चों, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू ग्रीन हाउस
इफेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ एंड एटमोस्फियर हीटेड अप, गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ग्लास हाउस अंदर से गर्म हो रहा है, जैसे धूप में पार्क की हुई कार अंदर से गर्म होती है, वैसे ही बच्चों अपनी अर्थ की सरफेस और जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो हीटेड अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी चीज को बच्चों अपन क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टर्म है वो डिराइव्ड हुई है किससे? प्रोसेस अकर इन ए ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस अपन क्या मान सकते हैं? स्मॉल ग्लास हाउस मान सकते हैं, जिसका यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए विंटर सीजन में। ये ग्लास हाउस क्या करता है? सनलाइट की एंट्री को तो अलाउ करता है, लेकिन हीट को बाहर रिलीज नहीं होने देता, जिससे ग्लास हाउस अंदर से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, प्लांट आसानी से ग्रो कर पाएंगे। और ऐसा ही काम अर्थ के साथ होता है। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ एंड एटमोस्फियर बिकम हीटेड अप, दिस प्रोसेस नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर क्या हो जाते हैं बच्चों? हीटेड अप हो जाते, गर्म हो जाते। तो अपन क्या कह सकते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ड्यू टू दिस प्रोसेस अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर बिकम हीटेड। क्या हो जाते हैं बच्चों? गर्म हो जाते हैं। अभी देखो, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अभी वर्तमान में अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो वो बच्चों कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की एब्सेंट होती तो टेम्परेचर अपनी अर्थ का कितना रहता बच्चों? -18 डिग्री सेल्सियस, बिलो जीरो। और -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता, और इतने कम टेम्परेचर पर बच्चों नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। तो एक तरीके से अच्छा भी माना जा सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से अपनी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हायर बना हुआ रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल होती रहती है। लेकिन बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो ये एवरेज टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर बच्चों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और अपनी जो अर्थ है वो अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। इसी चीज को बच्चों अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, ये जैसे अपन मान लेते हैं, सपोज ये अर्थ की सरफेस है, ये मान लेते हैं अपन अर्थ की सरफेस है। क्लियर? अर्थ के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेज। तो इनके बारे में अपन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे मान लो बच्चों ये ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन
एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस कैसे प्रेजेंट होती है। अब देखो बच्चों, जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है, उस सोलर रेडिएशन का होता क्या है, तो देखो 1/4 पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। ऐसा मान सकते हैं बच्चों, सन से अर्थ की ओर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनका अप्रोक्स 1/4 जो पार्ट होता है वो तो बच्चों क्लाउड्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, अर्थ की सरफेस पर पहुंच ही नहीं पाता। अप्रोक्स 1/4 पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन absorbed by एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज के द्वारा अप्रोक्स 1/4 पोर्शन को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली हाफ पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रीच एट सरफेस ऑफ अर्थ। केवल हाफ जो पोर्शन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का वो ही बच्चों अर्थ की सरफेस पर पहुंच पाता है और उसको क्या करता है, हीटेड अप, गर्म करता है। अब देखो बच्चों फिनोमिना क्या है, ध्यान से समझना। ये जैसे मान लो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, अमाउंट प्रेजेंट है किनका, ग्रीन हाउस गैसेज का। ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ये ऐसे मान लो बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज है। अब होगा क्या, सन से सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ की ओर, क्लियर, कितना पोर्शन पहुंचेगा वो मैंने आपको समझा ही दिया। अब होता क्या है, देखो अर्थ की सरफेस से ये सोलर रेडिएशन टकराएगी और सोलर रेडिएशन का जो इंफ्रारेड पार्ट होता है, इंफ्रारेड पार्ट होता है, वो इंफ्रारेड पार्ट बच्चों क्या होता है, इमिट होता है। उसको अर्थ की जो सरफेस है वो इमिट करती है, वापस उत्सर्जित करती है, उससे टकराकर वो लौटता है। और इस इंफ्रारेड पोर्शन का टिनी फ्रैक्शन ही स्पेस में जा पाता है। ऐसे मान लो बच्चों इंफ्रारेड पोर्शन को वापस इमिट किया जाएगा अर्थ की सरफेस से और उसका छोटा सा पोर्शन ही स्पेस के अंदर जा पाएगा। तो फिर बाकी पोर्शन का क्या होता है, ध्यान से समझो। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ, ये इंफ्रारेड ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इंफ्रारेड वेवलेंथ को, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये अपन मान सकते हैं IR, क्या रिलीज हो रही है, ये IR, ठीक है। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, ग्रीन हाउस गैसेज, एंड इमिट इट अगेन टुवर्ड द अर्थ। ये चीज देखो बच्चों, ये एरो आपको दिख रहे हैं, तो ये जो एरो है ये एरो क्या दिखा रहा है कि इंफ्रारेड फ्रैक्शन बहुत थोड़ा सा ही बाहर जा पाया है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया ग्रीन हाउस गैसों ने। अब बच्चों जो ग्रीन हाउस गैसेज के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे मान लो एनर्जी कंटेनिंग हो जाते हैं और वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वापस हीट को छोड़ते हैं किधर की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ। देखो अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, द साइकिल कंटिन्यूअस टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू इमिट। तो ये जो साइकिल है, इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हुई, इमिट हुई अर्थ की सरफेस से, ग्रीन हाउस गैसेज ने एब्जॉर्ब कर ली, ग्रीन हाउस गैसेज के पार्टिकल उनको वापस अर्थ की सरफेस पर, तो ये साइकिल बच्चों कंटिन्यू रहता है कब तक,
जब तक कि इमिट करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है तब तक ये साइकिल बच्चों कंटिन्यू बना रहता है। तो रेगुलर बच्चों जो एनर्जी होती है वो इमिट की जाती है, हीट इमिट की जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बच्चों अर्थ की जो सरफेस है ये और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर बच्चों क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों सीधा सा कंसेप्ट है कि जो सोलर रेडिएशन है उनका अप्रोक्स हाफ पार्ट आ रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ और इंफ्रारेड फ्रैक्शन अर्थ की सरफेस से टकराकर वापस जाता है, तो उसका टिनी फ्रैक्शन ही स्पेस में जा पाता है, बाकी के पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा। और ग्रीन हाउस गैसेज के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेडिएट हो जाते हैं, ऐसे मान लो उनमें एनर्जी प्रेजेंट रहती है और वो एनर्जी रिलीज करते रहते। तो कब तक टकराते रहेंगे, वो आना जाना कब तक होता रहेगा, जब तक कि उनमें से पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। इसकी वजह से बच्चों अर्थ की सरफेस और जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। इसी चीज को कहा जाता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। तो इस प्रोसेस की वजह से अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर लास्ट सेंचुरी में देखा जाए तो अप्रोक्स 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपनी अर्थ का इंक्रीज हो चुका है, 0.6 डिग्री सेल्सियस लास्ट सेंचुरी में। और उसमें से भी ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो लास्ट 3 डिकेड्स में ही हुआ है। जो 3 दशक पिछले हैं उन्हीं में बच्चों टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब बच्चों ये जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसके खूब सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, ठीक है। तो ये अर्थ की सरफेस गर्म होने से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट सामने आ रहे हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीजें बच्चों अपन स्टडी कर लेते हैं। देखो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट देखो, डिलीटीरियस चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में बच्चों काफी नुकसानदायक परिवर्तन होते हैं, रिजल्टिंग इन कोल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक एल नीनो इफेक्ट। ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट वाटर ऑफ पैसिफिक ओशियन वार्म अप एवरी 5 to 8 ईयर। हर 5 से 8 साल में बच्चों पैसिफिक ओशियन का पानी गर्म हो जाता है एल नीनो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। पेरू, इक्वाडोर जो कंट्री है उधर से गर्म वाटर करंट्स जैसे चलती है, कहीं कहीं पर मान लो बहुत ज़्यादा फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है, बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पर एकदम सूखा ड्राइनेस रह जाती है। तो ये हार्मफुल क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकंड, इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ पोलर आई कैप्स। जो पोलर आई कैप्स हैं, ठीक है, पोल्स पर जो बर्फ की मोटी परतें जमी हुई है वो क्या होगी बच्चों, मेल्ट होगी। एज वेल एज अदर प्लेसेज लाइक द हिमालयन स्नो कैप्स। अपने इंडिया में जैसे हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं वो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघलेंगी। अब बच्चों क्या होगा, देखो राइज इन सी लेवल, जो बर्फ है तो बर्फ पिघल कर पानी कहां पर आएगा, सी में, जिससे बच्चों सी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और आसपास के जो कोस्टल रीजन है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये सब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट है। अब कंट्रोल कैसे किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को, तो फर्स्ट कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है उसका बच्चों हमको कम से कम यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में कम रिलीज हो। सेकंड, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज। एनर्जी का जो यूज है उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जो भी फ्यूल वगैरह है वो पूरी तरह से बर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग डीफॉरेस्टेशन। जो बच्चों डिफॉरेस्टेशन की रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो फॉरेस्ट रीजन है वो फॉरेस्ट फ्री एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस चीज को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
प्लांटिंग ट्री, खूब सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको भी बच्चों धीमा करना पड़ेगा। कुछ इंटरनेशनल ट्राइंग भी बच्चों इसके लिए की जा रही है अपनी बुक में, जैसे दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये किसके लिए था बच्चों? ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे 1985 में मान लो बनाया गया था, ठीक है, 87 में मान लो ये अप्लाई हुआ, तो इसका कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए थे कि साहब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनके रिडक्शन को क्या करेंगे, जितना भी लेवल है, ठीक है, जिस समय बनाए गए थे 1985 में, जो भी लेवल था ग्रीन हाउस गैसेज का इमिट का, उस लेवल को 5% तक कम करेंगे 2002 से लेकर 2008 तक, ठीक है। तो इस तरीके के इंटरनेशनल जो प्रयास है वो भी किए गए थे। क्लियर? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मेन ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड 60% इसका रोल है, ठीक है, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। इसके साथ साथ बच्चों वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेज की जैसे काम कर सकती है। अपनी बुक में एक पाई डायग्राम दिया हुआ है, उससे भी अपन इमेजिन कर सकते हैं रेशियो में। जैसे अगर अमाउंट को अपन देखें तो अप्रोक्स 60% अमाउंट किसका है बच्चों? मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी का 6% नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपसे बच्चों एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल बताओ, हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, सबसे कम अमाउंट में कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा सकता है। तो ये सब चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो ये टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये बच्चों कंप्लीट होता है। अब अपन दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन का डिप्लीशन। ये क्या होता है, ये भी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर। अब बच्चों ओजोन के बारे में समझते हैं, स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझना, जैसे ये मान लेते हैं बच्चों अपना पूरा का पूरा ग्लोब है, पूरी अर्थ है, क्लियर? ये अपन जैसे मान लेते हैं पूरी की पूरी अर्थ है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से लेकर 0 किलोमीटर से लेकर ये ऐसे मान लेते हैं बच्चों 18 किलोमीटर तक, एटमॉस्फेयर में अर्थ की सरफेस से लेकर 18 किलोमीटर तक की हाइट पर ये है बच्चों ट्रोपोस्फियर, जिसको
लोअर एटमॉस्फेयर भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, एटीन किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर का रीजन है इसको कहा जाता है बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ये बात आपके समझ में आ रही है? तो स्ट्रेटोस्फीयर या अपर एटमॉस्फेयर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो देखो बच्चों 0 to 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर और 18 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर। अब बच्चों जो ओजोन है वो ओजोन गैस इन दोनों में ही प्रेजेंट होती। तो ध्यान दो, लोअर एटमॉस्फियर में बैड ओजोन, लोअर एटमॉस्फियर में बैड ओजोन प्रेजेंट होती है और अपर एटमॉस्फियर मतलब स्ट्रेटोस्फियर, इसमें बच्चों गुड ओजोन, अच्छी ओजोन प्रेजेंट होती है। देखो ये बैड जो ओजोन है फॉर्म्ड इन दिस पार्ट एंड हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बैड ओजोन जो है ये बच्चों ट्रोपोस्फियर में ही बनती है और प्लांट्स और एनिमल के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 10% ऑफ टोटल ओजोन, अप्रॉक्स 10% ऑफ टोटल ओजोन ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन अपन मान सकते हैं 0.05 ppm और 50 डॉप्सन यूनिट। ये भी अभी समझाऊंगा बच्चों डॉप्सन यूनिट ये क्या है। तो टोटल जितनी ओजोन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसका अप्रोक्स 10% प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फियर में, जो इसी में बनती है, प्लांट एनिमल के लिए हार्मफुल होती है। गुड जो ओजोन है ये प्रेजेंट है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर में और अप्रोक्स 90% ऑफ टोटल ओजोन, इसका टोटल ओजोन का अप्रोक्स 90% बच्चों इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन अपन बता सकते हैं 0.3 ppm और 300 डॉप्सन यूनिट, 300 डॉप्सन यूनिट। ये तो बात हो गई बच्चों एटमॉस्फेयर में ओजोन की प्रेजेंस। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। 0 to 18 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? ट्रोपोस्फियर। 18 to 50 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को कह दिया लोअर एटमॉस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को कह दिया अपर एटमॉस्फियर। इसमें बैड ओजोन, इसमें गुड ओजोन। कंसंट्रेशन मैंने आपको समझा दी। अब बच्चों देखो ध्यान देंगे, अगर कोई एयर कॉलम है, जैसे ये मान लो कोई एयर कॉलम है, एयर कॉलम है और इसमें थिकनेस ऑफ ओजोन ये मेजर की जाती है किसमें? डॉप्सन यूनिट में। अभी जैसे अपन कहें मान लो सरफेस से लेकर और एटमॉस्फेयर के टॉप तक जो ओजोन की थिकनेस है, ये थिकनेस किस में मेजर की जाती है? डॉप्सन यूनिट में। तो बच्चों ट्रोपोस्फियर में 50 डॉप्सन यूनिट
और स्ट्रेटोस्फीयर में 300 डॉप्सन यूनिट। क्या आपकी यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, 15 ये ऐसे मान लेते हैं, ये 18 है, यहां पर 15 मान लो और ये मान लो बच्चों 35। तो 15 किलोमीटर से लेके और 35 किलोमीटर तक की जो रेंज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें थिकनेस ऑफ ओजोन, थिकनेस ऑफ ओजोन ये बच्चों ज्यादा है। ये ऐसे मान लो ओजोन का अमाउंट इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस रेंज में ज्यादा है। इसको बोलते हैं बच्चों ओजोनोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? ओजोनोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ओजोनोस्फीयर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट ऑफ जो ओजोन है वो बच्चों किस में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है? देखो बच्चों, ये जो ओजोन है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ओजोन की जो ये लेयर है, ओजोनोस्फीयर है, ये प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल यूवी रेज से, एज ए शील्ड, एज ए शील्ड, ठीक है? अब देखो बच्चों, ये जो यूवी रेज होती है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं कौन? डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए और जो प्रोटीन है ये बच्चों यूवी रेज को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये यूवी रेज की जो एनर्जी है, ये एनर्जी बच्चों क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है? तो यूवी रेज को जब ये डीएनए और प्रोटीन एब्जॉर्ब करेंगे तो इसकी एनर्जी की वजह से इनके जो केमिकल बॉन्ड हैं, वो केमिकल बॉन्ड बच्चों क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह से लिविंग बींग्स को नुकसान होता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है? डीएनए जैसे डिस्टर्ब हो सकता है, स्किन कैंसर, इस टाइप के डिसऑर्डर भी जनरेट हो सकते हैं। तो ये इतनी हार्मफुल जो यूवी रेज है, इस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम जो करती है वो बच्चों अपने को ओजोन की लेयर करती है। अब देखो फिनोमिना क्या है कि इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन फॉर्मेशन अकर, रेगुलरली। ओजोनोस्फीयर में ओजोन का फॉर्मेशन रेगुलरली होता रहता है। किससे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और यूवी रेज, इनसे बच्चों ओजोन का फॉर्मेशन भी होता रहता है और ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये दोनों ही प्रोसेस बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ओजोन का फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से और ओजोन का ब्रेक डाउन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, ये दोनों चीजें बच्चों रेगुलर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर चलती रहती है। तो मतलब बैलेंस होना चाहिए, ध्यान देना बच्चों। बैलेंस मेंटेन बिटवीन ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन ब्रेक डाउन
मस्ट ओजोन के फॉर्मेशन और ओजोन के ब्रेक डाउन के बीच में क्या रहना चाहिए बच्चों? बैलेंस रहना चाहिए। अब हो क्या रहा है? ओडीएस, ओडीएस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज, इनकी वजह से जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन बच्चों क्या हो गया? ज्यादा हो गया, जिसके हार्मफुल इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज की वजह से जो ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों यूवी रेज के हार्मफुल इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक आपको यह कहानी समझ में आ जानी चाहिए। ट्रोपोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ओजोन कहां पर प्रेजेंस होती है, ओजोनोस्फीयर कितने पोर्शन को कहते हैं, ओजोन की थिकनेस कैसे मेजर की जाती है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में कितनी ओजोन प्रेजेंट होती है, ओजोन का रोल क्या होता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब बच्चों अपन देखते हैं ओडीएस। देखो बच्चों, ओडीएस, ओडीएस सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखेंगे, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज। डिफाइन कैसे करते हैं? सब्सटेंसेज रिएक्ट विथ ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड डेस्ट्रॉय देम। ऐसे सब्सटेंसेज जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और उनको डेस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बच्चों क्या कहा जाएगा? ओडीएस कहा जाएगा। अब ध्यान देंगे, मेजर ओडीएस, मेजर ओडीएस, ये मेजर ओडीएस कौन कौन से हैं? तो ध्यान से समझेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सब बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? ओडीएस के एग्जाम्पल हैं। ये ओडीएस स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन से रिएक्ट करके और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ ओडीएस persistent in ट्रोपोस्फीयर है, ध्यान से समझना। मोस्ट ऑफ ओडीएस परसिस्टेंट इन ट्रोपोस्फीयर। ये ओडीएस ऐसे मान लो बच्चों ह्यूमन की एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। मेजर जो ओडीएस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बच्चों रेफ्रिजरेशन में मेनली यूज किया जाता है। ऐसे मान लो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी हाई अमाउंट ऑफ ओडीएस रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ एंड रीच इन ट्रोपोस्फीयर। तो ओडीएस, मोस्ट ऑफ ओडीएस परसिस्टेंट इन ट्रोपोस्फीयर एंड ग्रेजुअली पास इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। और बच्चों ग्रेजुअली
किसमें पास होते हैं? ये स्ट्रेटोस्फीयर में पास होते रहते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर ओजोन से रिएक्ट करके उसको बच्चों ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ ओडीएस ऑलमोस्ट सेम। मोस्ट ऑफ ओडीएस की जो एक्टिविटी होती है वो सेम होती है। सबसे मोस्ट हार्मफुल ओडीएस जो है वो है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन destroy 1 lakh molecules of ओजोन। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैसे एक्ट करता है? एज ए कैटलिस्ट बच्चों ये रिएक्ट करता है। देखो एक्टिविटी अपन इसकी देख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज, सनलाइट की प्रेजेंस में। इस तरीके से बच्चों इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूवी रेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जैसे मान सकते हैं अपन क्लोराइड जैसे रेडिकल है ये रिलीज हो जाएगा। अब बच्चों ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ऐसे मान लो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। किस पर? ओजोन पर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अब जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जैसे बच गई, इससे बच्चों किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वही क्लोराइड रेडिकल और साथ में ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लियर? तो देखो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से अपन क्या मान सकते हैं? चेन रिएक्शन इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये बार बार बच्चों ओजोन का ब्रेक डाउन करता रहता है। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। तो मुद्दा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन ओडीएस की हायर कंसंट्रेशन की वजह से बच्चों जो ओजोन का ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन बच्चों ज्यादा मात्रा में हो रहा है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जितने भी ओडीएस है इनकी एक्टिविटी सेम ही होती है। बस किसको छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को छोड़ दिया जाए तो। जैसे ध्यान से समझेंगे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड्स अपन जानते हैं जितने भी प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन, फाइटर प्लेन वगैरह, ये कहां पर उड़ते हैं बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एज ए फ्यूल यूज लिया जाता है। तो ऐसे मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड बाय जेट्स डायरेक्टली, जेट्स के थ्रू ये नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज होता है। डायरेक्ट रिलीज होता है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये इस ओजोन का क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसे मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की एक्टिविटी अलग है और बाकी जितने भी ओडीएस हैं उनकी सबकी एक्टिविटी लगभग सेम ही होती है। ये हो जाएगा बच्चों ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अब एक ओजोन होल वाला कंसेप्ट और है, उसको बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।